तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे भारत, आप कह सकते हैं, चुपचाप एक नया एशियाई ऑर्डर बना रहा है। और इसकी वजह ईरान में छिड़ा एक युद्ध। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में ना अच्छे इरादे ही काफी नहीं होते। सबसे जरूरी चीज होती है टाइमिंग, यानी सही वक्त। और ऐसा लगता है कि भारत के लिए वो सही वक्त आ गया है। सोचिए, वही पड़ोसी देश जो कल तक भारत को बिग ब्रदर कहकर ताने देते थे, आज एक बिल्कुल अलग हकीकत का सामना कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हजारों मील दूर मिडल ईस्ट में एक जंग भारत के अपने पड़ोस का माहौल कैसे बदल सकती है। ये कहानी है एक संकट की, और उस संकट से पैदा हुए एक मौके की, और हाँ, बदलती हुई वफादारियों की भी। अब देखिए, इसकी शुरुआत होती है ईरान युद्ध से पैदा हुए एक जबरदस्त एनर्जी क्राइसिस से। ये ना साउथ एशिया के उन देशों के लिए एक शॉक थेरेपी की तरह है जो तेल और गैस के इंपोर्ट पर पूरी तरह से निर्भर हैं। सीधी सी बात है, जब तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं और सप्लाई के रास्ते बंद हो जाते हैं तो अच्छी भली इकोनॉमी भी हिल जाती है। तो इस एनर्जी क्राइसिस की पहली लहरें सबसे पहले भारत के पड़ोसियों तक पहुंची। चलिए बांग्लादेश से शुरू करते हैं। एक ऐसा देश जो एक स्थिर सरकार के साथ आर्थिक तरक्की की राह पर काफी अच्छा कर रहा था, लेकिन अचानक वो इस तूफान के बीच में आ गया। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। बांग्लादेश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो 2021 में $40 बिलियन था, वो अब गिरकर सिर्फ $19 बिलियन पर आ गया है। मतलब जब तेल महंगा होता है तो खरीदने के लिए डॉलर ही नहीं है। और ये चोट ठीक तब लगी है जब देश कोविड और पॉलिटिकल उथल-पुथल से बस निकल ही रहा था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बांग्लादेश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सहारा है रेमिटेंस, वो पैसा जो बाहर काम करने वाले लोग घर भेजते हैं। और इस कमाई का लगभग आधा हिस्सा 50% गल्फ देशों से आता है। वही गल्फ जहां आज मिसाइलों का शोर है। तो जाहिर है, जब उस इलाके में इतनी टेंशन हो तो पैसों का फ्लो भी तो कम होगा ही। अब बांग्लादेश से चलते हैं श्रीलंका की तरफ। उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, बल्कि शायद और भी ज्यादा गंभीर। वो तो 2022 के अपने भयंकर आर्थिक संकट से अभी तक पूरी तरह उभर भी नहीं पाए हैं। याद है जब देश दिवालिया हो गया था और पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी लाइनें लगी थीं। आज की तारीख में श्रीलंका की इकोनॉमी IMF के एक रिकवरी पैकेज के सहारे, मतलब एक तरह से लाइफ सपोर्ट पर है। बहुत ही नाजुक हालत है। कोई भी नया आर्थिक झटका उन्हें वापस उसी अंधेरे में धकेल सकता है। और फिर बात करते हैं मालदीव्स की। उनके लिए तो यह संकट एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। मतलब सब कुछ एक साथ गलत हो रहा है। और इसकी वजह है उनकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, जो उन्हें ऐसे झटकों के लिए बहुत वल्नरेबल यानी कमजोर बना देता है। सोचिए, मालदीव की इकोनॉमी कुल $7 बिलियन की है और उस पर कर्ज कितना है? $3.5 बिलियन। मतलब पूरी इकोनॉमी के साइज का ठीक आधा। और इस भारी भरकम कर्ज का एक बड़ा हिस्सा, आपने सही गेस किया, चीन का है। तो मालदीव पर ना एक तरह से दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ गल्फ में टेंशन की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, जिससे उनकी टूरिज्म पर आधारित इकोनॉमी को सीधा झटका लग रहा है। और दूसरी तरफ वो फ्यूल के लिए 100% इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। और फ्यूल वो तो लगातार महंगा होता ही जा रहा है। तो जब पूरा पड़ोस इस तरह से मुश्किल में फंसा है, तो सवाल यह है कि मदद के लिए आगे कौन आया? और यहीं से कहानी का रुख भारत की तरफ मुड़ता है। भारत एक ऐसे भरोसेमंद पार्टनर के तौर पे सामने आया है जो मदद कर रहा है बिना किसी पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स अटैच्ड, मतलब बिना किसी शर्त के। भारत ने फौरन एक्शन लिया। बांग्लादेश को फ्रेंडशिप पाइपलाइन से इमरजेंसी डीजल भेजा गया। श्रीलंका के लिए $4 बिलियन की क्रेडिट लाइन को एक्सटेंड किया और लंका IOC के जरिए फ्यूल सप्लाई सुनिश्चित की। और मालदीव के लिए भी इमरजेंसी फ्यूल की तैयारी की गई। और सबसे जरूरी बात, ये सारी मदद बिना किसी शर्त के थी। अब जरा तस्वीर के दूसरे पहलू को देखते हैं, यानी बाकी बड़े प्लेयर्स, खासकर चीन का क्या रोल रहा। इस क्राइसिस ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, भारत की विश्वसनीयता और दूसरों की नाकामी के बीच का फर्क। ये जो कंपैरिजन है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। एक तरफ भारत है जो इमरजेंसी सप्लाई और क्रेडिट लाइंस दे रहा है, दूसरी तरफ चीन है जिसकी तरफ से कोई खास मदद नहीं आई। उल्टा उनके जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो पहले से ही इन देशों पर कर्ज का बोझ बढ़ा रहे हैं और अक्सर लेट भी चल रहे हैं। लेकिन रुकिए, इस संकट का एक और बहुत ही दिलचस्प साइड इफेक्ट हो रहा है। इसे हम हिडन कोलैप्स या छिपा हुआ पतन कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो फाइनेंशियल नेटवर्क्स जो इन देशों में एंटी इंडिया सेंटिमेंट को फंडिंग देते थे, वो खुद ही अब कमजोर पड़ रहे हैं।
हो ये रहा है कि गल्फ के देश अब अपने सिक्योरिटी पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कि उनके पास जमाते इस्लामी जैसे ग्रुप्स को फंड करने के लिए पेट्रो डॉलर कम पड़ गए हैं। उधर पाकिस्तान को देखिए, उसकी आईएसआई अपने ही बलूचिस्तान और दूसरे प्रांतों की आग बुझाने में बिजी है। तो नतीजा क्या हुआ? भारत के खिलाफ जो एक आर्टिफिशियल गुस्सा और प्रोपेगेंडा चलाया जाता था, उसकी फंडिंग पाइपलाइन ही सूख रही है। तो इस पूरे क्राइसिस से अनजाने में ही सही भारत के लिए एक जबरदस्त मौका पैदा हो गया है। एक ऐसा मौका जो शायद इस पूरे रीजन में एक नए इंडिया सेंट्रिक ऑर्डर की नींव रख सकता है। एक उदाहरण लेते हैं, रोहिंग्या क्राइसिस का। म्यांमार में जो पावर शिफ्ट हो रहा है, उसने भारत को एक यूनिक मौका दिया है। बॉर्डर पर अब म्यांमार की सेना का कंट्रोल नहीं है, बल्कि अराकन आर्मी का है, और भारत का उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप है। यह बात भारत को एक ऐसी पोजीशन में ले आती है जहां वो बांग्लादेश की इस बड़ी समस्या को सुलझाने में मदद कर सकता है। ये एक ऐसा काम है जो चीन भी नहीं कर पाया। इसी तरह श्रीलंका को देखिए, रेड सी में जो डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से दुनिया नए ट्रेड रूट्स खोज रही है। ऐसे में इंडियन इन्वेस्टमेंट की मदद से श्रीलंका एक बहुत ज़रूरी ट्रांसशिपमेंट हब बन सकता है। ये एक विन विन सिचुएशन है जिससे दोनों देशों की इकोनॉमी को फायदा होगा। महान फिलॉसफर एरिस्टोटल ने एक बात कही थी, कभी कभी सबसे बेहतर की तलाश में हम जो अच्छा होता है उसे खो देते हैं। शायद भारत के पड़ोसियों को ये बात अब समझ आ रही है। चीन जैसे एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में उन्होंने भारत जैसे एक अच्छे और भरोसेमंद दोस्त की अहमियत को शायद अनदेखा कर दिया था। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या ये सब कुछ बस एक टेम्पररी बदलाव है जो संकट खत्म होते ही पहले जैसा हो जाएगा, या फिर हम सच में साउथ एशिया में एक नए इंडिया लेड युग की शुरुआत देख रहे हैं? इस सवाल का जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा। Thank you. Please like, share and subscribe.